ये वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट है? ये वीडियो किसे ज़रूर देखनी चाहिए? ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि इग्नू की एग्ज़ाम की एक छोटी सी गलती आपका एक्सपीरियंस बिगाड़ सकती है और ये वीडियो आपको हर स्टेप के लिए क्लियर गाइडेंस देकर स्ट्रेस फ्री और कॉन्फिडेंट बनाएगा। ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स को देखना चाहिए जो इग्नू का एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं और जो छोटी छोटी गलतियों से अपना एक्सपीरियंस ख़राब करना नहीं चाहते, क्योंकि इस वीडियो में इग्नू एग्ज़ाम के हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को सिंपल और क्लियर तरीके से समझाने वाला हूँ। बट पॉइंट नंबर 9 मिस कर दिया तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, इसके लिए मस्ट वॉच। और हाँ, इन सभी पॉइंट्स के बाद कुछ बोनस टिप देने वाला हूँ, उसे मिस मत करना। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। डॉक्यूमेंट्स, इनके बिना एग्ज़ाम हॉल में एंट्री इम्पॉसिबल है, तो ध्यान से सुनो और सब कुछ प्रिपेयर कर लो। तो सबसे पहले बात करते हैं एडमिट कार्ड की। इसका प्रिंट आउट एडवांस में ही निकाल कर सेफ साइड के लिए 2 से 3 कॉपी रखो। और हाँ, इसके बिना अंदर नहीं जा पाओगे, तो इसे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखो। और हाँ, आपको अपना इग्नू का आई कार्ड भी ज़रूर से लेकर जाना है। लेकिन अगर आपके पास आई कार्ड नहीं है तो आई कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं उसका वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। बट इन केस अगर आईडी कार्ड में कुछ प्रॉब्लम आता है, आपको आई कार्ड नहीं मिलता है, तो आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए वैलिड गवर्नमेंट आईडी ले जाओ, जैसे कि आधार कार्ड, पान कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक ले जाओ। बस इंश्योर करो कि वो वैलिड हो। और हाँ, यहाँ पर इग्नू ने खुद ये मेंशन किया है कि आई कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ के तरह से ला सकते हो। सारे डॉक्यूमेंट्स को एक फोल्डर में नीटली अरेंज करके रखो ताकि लास्ट मोमेंट में कुछ मिस ना हो और बिना टेंशन के एंट्री मिल जाए। और ये सब आप पहले से ही रेडी करके एग्जाम हॉल जाओगे तो कॉन्फिडेंस भी डबल हो जाएगा। एग्ज़ाम टाइमिंग एंड अराइवल। अब बात करते हैं एग्ज़ाम टाइमिंग की। तो इग्नू एग्ज़ाम्स यूजुअली 2 शिफ्ट्स में कंडक्ट होते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, और आफ्टरनून शिफ्ट यानी कि 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। बट आपके हॉल टिकट में यानी कि एडमिट कार्ड पे आपकी एग्जैक्ट टाइमिंग मेंशन होगी। तो मैं यहाँ पर आपको स्ट्रांगली ये रिकमेंड करूँगा कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे एटलीस्ट 45 मिनट पहले ही पहुँच जाओ, क्योंकि आपको सीटिंग अरेंजमेंट ढूंढने में टाइम लगेगा, एंट्री फॉर्मेलिटीज़ में भी आपका टाइम जा सकता है, और अगर ट्रैफिक या कोई और प्रॉब्लम आया तो आप डिले हो सकते हो। तो सेफ साइड के लिए आप 45 मिनट पहले ही पहुंच जाओ। और एक टिप, एग्ज़ाम सेंटर के लोकेशन पे एक दिन पहले ही विजिट कर लो ताकि आपको बाद में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। पेपर स्टाइल, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है या फिर डिस्क्रिप्टिव। क्योंकि देखिए, अगर आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो इनमें से कोई सब्जेक्ट कोड है तो आपका एग्ज़ाम OMR टाइप होगा। बट कोर्स कोड BNS 041 एंड BNS 042 विल बी कंडक्टेड इन डिस्क्रिप्टिव टाइप पैटर्न। यानी कि ये 2 सब्जेक्ट कोड के और बाकी जितने भी कोर्सेज हैं सबके एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव टाइप में होंगे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, MCQ नहीं। तो पेपर स्टाइल के लिए ना इग्नू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर से रेफ़र करो। और हाँ, इग्नू के असाइनमेंट्स भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं क्योंकि उनका भी पैटर्न एग्ज़ाम से मिलता जुलता होता है और एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन भी रिपीट होने के चांसेस होते हैं। तो PYQs और असाइनमेंट पेपर डाउनलोड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आंसर शीट गाइडलाइंस। आंसर शीट मिलते ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको करनी है। तो यहाँ पर देखिए, पर्सनल डिटेल्स। सबसे पहले यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर, एग्ज़ाम सेंटर कोड, कोर्स कोड और डेट सही से फिल करो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एनरोलमेंट नंबर में फर्स्ट बॉक्स से लिखना शुरू करना है, और अगर लास्ट में जाकर 1 या 2 बॉक्स खाली रहता है तो आप उसे क्रॉस कर दीजिए। और उसके बाद उसके नीचे यहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर वर्ड्स में भी लिखना है, लेकिन कुछ इस तरीके से आपको लिखना है कि जैसे कि यहाँ पर आपने लिखा 1, तो यहाँ पर नीचे आप लिखोगे ONE 1, ऐसे लिखोगे। उसके बाद ऊपर आपने 7 लिखा है तो यहाँ पर SEVEN आपको इस तरीके से लिखना है। फिर आपको यहाँ पर अपना साइन करना है। बट यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आपको गलती से भी गलती नहीं करनी है, वो है लैंग्वेज ऑप्शन। तो यहाँ पर इग्नू की डेट शीट में ये लिखा गया है, क्वेश्चन पेपर के आंसर सिर्फ आप उसी लैंग्वेज में लिख सकते हैं जिस लैंग्वेज में आपको प्रोग्राम ऑफर किया गया है। तो जैसे कि आपका पेपर इंग्लिश में आता है, यानी कि आपका प्रोग्राम इंग्लिश में है, तो आपको उसका आंसर इंग्लिश में ही लिखना होगा। और अगर आपका पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है तो उसका आंसर आप दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में लिख सकते हो, अदर लैंग्वेज में आपको नहीं लिखना है। बट CRD, PG, DRD एंड MARD प्रोग्राम्स के एग्ज़ाम्स में बंगाली लैंग्वेज को भी एक्सेप्ट किया जाता है। तो आपका प्रोग्राम अगर ये है तो उसका आंसर आप बंगाली लैंग्वेज में भी लिख सकते हो।
तो उसका कोर्स कोड भी यहाँ पर दिया गया है। तो आपका कोर्स अगर इनमें से कोई है तो आप उसका आंसर बंगाली लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। और हाँ, अगर आपका प्रोग्राम अदर रीजनल लैंग्वेज में ऑफ़र किया जाता है तो आप उस लैंग्वेज में भी अपना आंसर लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रोग्राम जिस लैंग्वेज में आपको ऑफ़र किया गया है, आपको उसी लैंग्वेज में अपना पेपर देना होगा। तो यहाँ पर ना आपको इस बॉक्स में वही लैंग्वेज लिखना है जिसमें आप एग्ज़ाम देने वाले हो। नो एक्स्ट्रा शीट, हाँ आपने सही सुना, नो एक्स्ट्रा शीट, यानी कि इग्नू एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा शीट प्रोवाइड नहीं करता। बट आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपके आंसर शीट में इनफ पेजेस होते हैं जिसमें आपका पूरा पेपर आ जाएगा। बट अगर आप एक आंसर को गलत हो जाए तो आप उसे क्रॉस करके फिर से लिखते हो, और ऐसा ही आप बार बार करते हो, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा ही लिखते हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपको पेज कम पड़े। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, नहीं तो आप अपने लास्ट के बाकी के क्वेश्चन नहीं लिख पाओगे, क्योंकि एक्स्ट्रा शीट तो आपको नहीं मिलेगा। कैलकुलेटर यूसेज, अब बात आती है कैलकुलेटर की। ये बहुत कॉमन डाउट है। तो देखिए, सिंपल कैलकुलेटर जनरली अलाउड होते हैं अगर आपका जो मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक या फिर अकाउंटिंग और इंजीनियरिंग जैसे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो यहाँ पर आप कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं। बट अगर आपके पेपर में क्लियरली मेंशन है कि कैलकुलेटर नॉट अलाउड, तो आप कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कर सकते। तो देखिए, आपको क्या करना है कि आपको अपने कोर्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसे चेक करना है। अगर वहाँ पर लिखा है कि कैलकुलेटर नॉट अलाउड, तो आप उसमें कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते। बट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये लिखा गया है कि सिंपल कैलकुलेटर अलाउड, या फिर कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो आप सिंपल कैलकुलेटर लेके जा सकते हो, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पासिंग मार्क्स, तो अब बात करते हैं पासिंग मार्क्स की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जनरली इग्नू में पास होने के लिए आपको थियोरी एग्ज़ाम और असाइनमेंट में अलग अलग मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं। तो यूजी कोर्सेज के लिए आपको थियोरी एग्ज़ाम और असाइनमेंट में मिनिमम 35% मार्क्स चाहिए, यानी कि 100 में से 35 और 50 में से 18। लेकिन प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि बीसीए में ये पासिंग मार्क्स आपके 40% होते हैं। और पीजी कोर्सेज में आपको थियोरी और असाइनमेंट दोनों में आपको 40% मार्क्स लाने होते हैं, यानी कि 100 में से 40 और 50 में से 20 मार्क्स। बट कुछ कोर्सेज में पासिंग क्राइटेरिया अलग भी हो सकता है, जैसे कि प्रोफेशनल कोर्स या फिर डिप्लोमा प्रोग्राम्स। इसके लिए ना आप अपने कोर्स के गाइडलाइन को अच्छे से रीड करो, और ये ध्यान रहे कि आपको थियोरी एग्ज़ाम और असाइनमेंट दोनों में आपको सेपरेटली पास होना ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं उस पॉइंट के बारे में जिसके लिए आप यहाँ तक इस वीडियो को देखते आ रहे हैं। तो वो पॉइंट है यूएफएम पॉलिसी। यूएफएम पॉलिसी यानी कि अनफेयर मीन्स। तो इग्नू ना अपनी अनफेयर मीन्स पॉलिसी में काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप किसी से कॉपी करते हैं या फिर किसी को कॉपी करने देते हैं, तो यहाँ पर आप दोनों पर यूएफएम पॉलिसी लागू होगा। एग्ज़ाम के दौरान आप अगर मोबाइल, स्मार्ट वॉच या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हैं, आप चीट या किसी तरीके का कागज़ यूज़ करते हो चीटिंग करने के लिए, या फिर अगर आप किसी स्टूडेंट या फिर स्टाफ मेंबर या फिर रीजनल सेंटर की प्रॉपर्टी को हार्म करते हो, तो ये भी यूएफएम के अंडर आएगा। अभी कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि चीटिंग करने वाले स्टूडेंट्स तो किसी भी तरीके से चीटिंग कर ही लेंगे। तो देखिए, जो चीटिंग करता है उसके बारे में हम बात नहीं करते, लेकिन जो चीटिंग करके अगर पकड़े गए ना, तो अगर यूएफएम में आपका नाम आ गया तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है। अगर आपने किसी एक पेपर में भी चीटिंग किया तो आपके किसी भी पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, और वहाँ पर इस तरीके से लिखा आ जाएगा कि यूएफएम ऐसा लिखा आ जाएगा यहाँ पर, और आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको बार बार इग्नू के हेड ऑफिस में आपको जाना पड़े, यानी कि दिल्ली के आपको धक्के खाने पड़ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखो और बिना किसी चीटिंग के एग्ज़ाम दो। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पहली बार इग्नू का एग्ज़ाम देने से पहले पता होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि कुछ फाइनल टिप्स यानी कि बोनस टिप्स के बारे में बात करता हूँ मैं। तो देखिए, एग्ज़ाम में ना टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल है। तो आपको क्या करना है कि आपको उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है सबसे पहले जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। तो इस तरीके का आप अपना भी एक टाइम मैनेजमेंट बना सकते हो कि एग्ज़ाम देने से पहले ना आप अपने माइंड में एग्ज़ाम दे चुके हो, उस तरीके से आपको एक टाइम मैनेजमेंट करना है अपने माइंड में, और उस हिसाब से आपको पेपर देना है, ताकि आपका पेपर ऐसा ना हो कि लास्ट में आपके क्वेश्चन छूट जाएँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, एग्ज़ाम हॉल में ना अपने आप को काम रखो, क्योंकि थोड़ा नर्वस फील होना तो नॉर्मल है, लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और इस तरीके से आप अपना पेपर दे सकते हो। और स्टेशनरी किट में अपने साथ एक एक्स्ट्रा पेन रखो, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर और रूलर ज़रूर से लेकर जाओ, ताकि आपको एंड मोमेंट में किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े।
और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग का कोई सिस्टम नहीं है तो आपको ना पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है। और हाँ, ये बात याद रखो कि एग्ज़ाम सिर्फ आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है बल्कि आपका पेशेंस और एटीट्यूड का भी टेस्ट है। तो स्टे पॉजिटिव, गिव योर बेस्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर और कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरीके की किसी और वीडियो में। धन्यवाद।